हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे, इसका रिवीजन ले लेंगे टेक्स्ट बुक वाइज, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखिए, स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन बोलूंगा। आर यू अवेयर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट एंड स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम द सिंगल सेल। जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म देखिए या लार्ज ऑर्गेनिज्म देखिए, सबकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी? सिंगल सेल से। अब लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला था, हमको पता है कि लार्जेस्ट कौन सा है लैंड के ऊपर। अगर हम सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म देखें तो हमको पता है कि एलिफेंट है जो लैंड के ऊपर है, और ब्लू व्हेल जो है वो वाटर के अंदर है। तो एलिफेंट का वेट हमको पता है कि लगभग 6000 केजी होता है, 6000 केजी। और इसका मल्टीप्लाई अगर किया 16 टाइम तो वो रहेगा वेल का वेट। तो ये जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या हो गए कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो चुके हैं। देन यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल goes on to form the such a large organism, growth and reproduction। अब ये समझ में आ रहा है, देखो जितने भी लार्ज ऑर्गेनिज्म भी है तो वो क्या हो गए, एक सिंगल सेल से प्रोड्यूस हुए। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के बारे में भी अगर बात करें तो जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? स्पर्म सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? एक ह्यूमन के अंदर। और जब ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे तो हमको प्रोड्यूस पता है कि इससे क्या प्रोड्यूस होने वाला है? जाइगोट, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये जो जाइगोट सिंगल सेल है, इसका ही क्या हो जाता है? मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा। तो जब जाइगोट फर्स्ट फॉर्म हुआ, एक्चुअल में ये हमारा फर्स्ट बर्थडे होता है जब जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये जो जाइगोट है, इसका क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन होकर फिर इससे एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो फिर हम बोलते हैं फीटस, चिल्ड्रन, एडल्ट, सो ऑन। तो मतलब डिवीजन इस टाइप से होगा। इसके लिए मेन डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के लिए। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पैरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। मतलब एक पैरेंट से टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है ईच टाइम व्हेन दे डिवाइड। अब यहाँ पर टू बोला है, एक्चुअल में एक पैरेंट से अगर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे तो माइटोसिस होता है, और 1 से 4 प्रोड्यूस होंगे तो मियोसिस। बट जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर मेनली क्या हुआ है? माइटोसिस, सोमैटिक सेल में। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डॉटर सेल्स कैन देन सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। मतलब ये क्या होगा, जब एक पैरेंट से जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ये जो एक पैरेंट सेल है इससे जो भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई, अब जो कैपेसिटी इसमें डिवाइड होने की कैपेसिटी थी किसके अंदर? ये जो पैरेंट सेल देख रहे हैं, इस पैरेंट सेल के अंदर जो डिवाइड होने की कैपेसिटी है, वही क्या होगा इनके डॉटर सेल के अंदर भी क्या होता है? सेम वैसे कैपेसिटी आ रही है, क्योंकि दोनों का जेनेटिक कंटेंट सेम होगा। तो इस रीजन के वजह से then give rise to a new cell production and is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny। progeny मतलब उनसे जो इंडिविजुअल फॉर्म हो गए उनको बोला जाएगा progeny। in other word, such a cycle of growth and division, cycle बोल रहा है, growth and division allows a single cell to form a structure consisting of million of organism। अब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल से क्या हो रहा है? मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर देखें तो हमारे अंदर लगभग 100 ट्रिलियन सेल है, 100 ट्रिलियन सेल्स की जो 200 डिफरेंट टाइप के होता है। तो ये इतने 100 ट्रिलियन सेल हमारे अंदर प्रोड्यूस कहाँ से हुए? एक जो जाइगोट था वहीं से। और कैसे फॉर्म हुए? तो अभी देख रहे हैं हम, यानी कि उनके अंदर डिवीजन होते गया, और जो डॉटर सेल्स आए उन डॉटर सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी थी जैसे उनके पैरेंट सेल के अंदर थी, क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से। देन अब देखेंगे हम सेल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या क्या बोल रहा हूं मैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब सेल साइकिल किसको बोल रहे हैं? जो एक पैरेंट सेल होती है उससे जब डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, ये एक पैरेंट सेल है, और इससे जब डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई, अब एक पैरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए, ठीक है। इसके लिए जो पूरा टाइम लगता है, वो पूरा टाइम के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलेंगे हम सेल साइकिल। तो इस मेनली इस सेल साइकिल के अंदर हमको ये प्रोसेस देखना है, G1, S, G2 और M फेज, ठीक है। तो ये तो उसके अंदर क्या क्या होगा? सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है। Hence have to takes place in a coordinated manner। coordinated manner मतलब सब में एक पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्योंकि पहले G1 फेज होगी, बाद में S होगा, बाद में G2 होगा और M फेज होगा।
तो ये जो एम फेज है जहां पे एक सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इनके लिए जो पूरा मटेरियल होता है ये फेजेस तैयार करते हैं। तो ये एकदम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर मैनर के अंदर ये पूरे काम करेंगे। दे इंश्योर द करेक्ट डिवीजन, क्योंकि डिवीजन करेक्ट होना है, फॉल्टी डिवीजन हुआ तो उसका प्रोडक्ट फॉल्टी आता है इसके लिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। जीनोम मतलब क्या होता है, यहां पर ये वर्ड याद रखिए, कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। जीनोम का मीनिंग होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको कहा जाता है जीनोम, ये याद रखिए, क्योंकि जीन्स ही होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है और उसके वजह से एक करेक्ट डिवीजन होता है। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो और आपसे कोई काम करवा कर ले रहा है, तो वो जो ऑर्डर देगा वो आपको फॉलो करना है। तो वैसे जीन्स क्या करते हैं कि वो अपने पर्टिकुलर प्रोटीन एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से ये पूरी प्रोसेस होने वाली है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बोला मतलब स्टेप वाइज सभी स्टेप्स होंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जीनोम को डुप्लीकेट करेंगे, सिंथेसाइज देयर ओन कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। मतलब एक पैरेंट से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, उसके अंदर जो पूरा फेनोमेनन था वो हो गया सेल साइकिल। Although the cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। अब देखिए साइटोप्लाज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रही है तो उसके अंदर दो प्रोसेस होने वाले हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। डीएनए सिंथेसिस अल्सो आकर कहां कहां पर हो रहा है हमको आगे साइकिल में आ जाएगा। तो डीएनए सिंथेसिस हो रहा मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट मतलब एक से दो कॉपीज प्रोड्यूस होंगे जो कि पैरेंट के जैसा एग्जैक्टली बिहेव करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूटेड जीनोम टू डॉटर न्यूक्लिया बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड दिस इवेंट्स आर देमसेल्स अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मतलब ये प्रोसेस कैसे होती होगी, यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है, ये हो रहा है, पर इनको बोलता कौन है कि करने के लिए। तो एक्चुअल में कौन बोलता है उनको, ये जो डीएनए होता है यही बोलता है, क्योंकि डीएनए क्या करता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है। आरएनए क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब ये क्या करेगा कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जिससे हमारा फिनोटाइप मतलब हमें कैसे दिख रही है समझ में आता है। तो हमारे सेल में भी क्या होता है, जब डीएनए से प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है तो ये वैरायटी ऑफ फंक्शन करेंगे। जैसे कि अभी अगर सेल डिवीजन होना है तो वहां पर G1, S, G2 ये फेजेस हो रहे हैं। तो इन फेजेस के अंदर जो मटेरियल लगेगा, सेल डिवीजन के लिए जो मटेरियल लगेगा वो यहां पर तैयार होता है। तो इनको डायरेक्शन किसने दिया है, डीएनए ने। डीएनए ने बोला है कि ये प्रोटीन तैयार करना है कि जिसके वजह से वहां पर जाकर आगे सेल साइकिल होने वाला है। तो डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलता है, और आरएनए से जब प्रोटीन प्रोड्यूस होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। देखिए फिर और आगे का जेनेटिक कंट्रोल मतलब जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जीन्स क्या होता है, सेगमेंट और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो सेगमेंट होता है, फ्रैगमेंट टुकड़ा, उससे इंफॉर्मेशन कैरी होती है और वर्क आगे होता है। देन फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर मेनली कौन से फेजेस होने वाले, तो ये फेज होते हैं G1, S, G2, और ये पूरा जो फेज है इसको कहा जाता है एम फेज। यहाँ पर माइटोसिस बोले वाला है। तो टिपिकली देखिए एक जो सेल होती है वो डिवाइड होने के लिए लगभग कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर बात की गई है यूकैरियोटिक सेल के लिए। सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन अ कल्चर। मतलब एक ह्यूमन सेल अगर हमने कल्चर में ली, कल्चर मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके लैबोरेटरी के अंदर, द सेल डिवाइड वंस अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। मतलब अंदाजे 24 घंटे में एक सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, और पूरी ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाएगा सेल साइकिल। तो मतलब ये क्या हो गया, देखो यहां तक की जो प्रोसेस है, ये जो दिख रहा है, देखो मैं यहां से एरो कर लेता हूं, ये जो दिख रहा है ये यहां तक की, यहां तक करूंगे, ये हो गया इंटरफेस, और आगे का होगा यम फेस। तो एक्चुअल में ये जो इंटरफेस और ये यम फेस, मतलब ये अगर मैं इंटरफेस और यम फेस दोनों को ऐड करता हूं तो इसको कहा जाएगा सेल साइकिल, और ओनली इस एम फेस को काम करूंगा तो इसको कहा जाएगा सेल डिवीजन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सेल साइकिल मतलब ये कंप्लीट साइकिल, और सेल डिवीजन मतलब ओनली ये एम फेस या
मतलब माइटोसिस या मियोसिस वैसे, ठीक है। However, the duration of cell can may vary from organism to organism, मतलब देखिए ये ह्यूमन बीइंग के लिए 24 आवर लग रहे हैं, बट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये वैरी होता है, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया के अंदर देखें तो लगभग 30 मिनट लगता है और 20 मिनट उनका जनरेशन टाइम होता है। हर हाफ आवर में बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है। और ईस्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो उसके लिए जो टाइमिंग लगता है वो लगता है 90 मिनट, ये याद रखिएगा। ईस्ट के अंदर जनरेशन टाइम मतलब एक सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए 90 मिनट लगता है और बैक्टीरिया के अंदर लगभग 20 to 30 मिनट लगेंगे, ये याद रखिए। देन इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, इसके लिए डायग्राम आपको पक्का लर्न होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या बोले वाला है। यहाँ पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए कि इस सेल साइकिल में पहले G1, S और G2 ये फेजेस आने वाले और M फेज। इस टोटल सेल साइकिल को क्या बोला हमने, यूकैरियोटिक सेल मतलब ह्यूमन के लिए कितना लगा, 24 आवर। तो इस 24 आवर में क्या होता है, 11 आवर G1 जो फेज है। अब यहां पर हम देखें इंटरफेस और M फेज, तो G1 फेज के लिए टाइम लगता है 11 आवर, S फेज के लिए लगते हैं 8 आवर्स, G2 फेज के लिए लगते हैं 4 आवर और इसके लिए लगता है 1 आवर, मतलब M फेज के लिए। तो टोटल होगा 24 आवर। तो अब ये जो G1, S और G2 इन तीनों फेजेस को मिलाकर कहा जाता है इंटरफेस, जो कि मैं बोल चुका आपको। क्या बोला मैंने, G1, S और G2 ये जो है इसको बोलेंगे इंटरफेस। सिंपली यहां पर समझ आइए, ये सेल साइकिल बोल रहा था मैं, तो इसके अंदर मेनली 2 स्टेप्स रहेंगे, एक रहेगा इंटरफेस, एक रहेगा एम फेस। तो इंटरफेस के अंदर क्या आ गया, G1, S और G2 और एम फेस के अंदर क्या आ गया, ओनली एम फेस। तो इसके लिए क्या हो रहा है, लगभग 23 आवर्स लग रहा है, ठीक है। और एम फेस के लिए क्या लग रहा है, 1 आवर। मतलब ये क्या हो रहा है कि सेल अपना 95% टाइम कहां पर स्पेंड कर रहा है, इंटरफेस में, और 1 आवर किसके अंदर स्पेंड कर रहा है, ये एम फेस के अंदर। एम फेस के अंदर 1 आवर स्पेंड करेगा। तो ये याद रखिए, जैसे आप एग्जाम देते हो नीट का, उसको लगता है ओनली 3 आवर्स सपोज, बट आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, बहुत सारा। तो आपको प्रिपरेशन के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज इंटरफेस, और एग्जाम जो दे रहे हो आप एम फेस। तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए, इंटरफेस मीन्स द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। इंटरफेस और एम फेस है, तो द एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर। ये याद रखिए यहाँ पर कि एक्चुअल माइटोसिस जहां पर होता है उसको क्या बोले हम, एम फेस। द फेजेस बिटवीन, और इंटरफेस को अभी मैंने डेफिनेशन बोली आपको कि इंटरफेस इज द फेस विच रिप्रेजेंट द सक्सेसिव डिवीजन, मतलब 2 सेल डिवीजन के बीच के अंदर का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे आपका 2 क्लासेस सपोज 2 घंटे की, एक मतलब 9 से 10 और 10 से 11, तो सपोज उन दोनों क्लास में बीच में आपको 5 मिनट मिले, तो वो क्या होगा, इंटरफेस मीन्स द टाइम बिटवीन 2 क्लास। तो वैसे क्या होगा यहाँ पर, इंटरफेस मीन्स द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, पर यहाँ पर इंटरफेस का टाइम ज्यादा होता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in 24 hour of average duration of cell cycle in the human cells, cell division proper last for only about an hour। मतलब m फेज जो है वो 1 आवर के लिए हो रही है, और इंटरफेस के अंदर अभी बोल चुका मैं 95% ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करेगा। अब जो m फेज दिख रही है उसके अंदर हमको 2 फेजेस दिखने वाली, जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको कहा जाएगा कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होकर क्या होगा, डॉटर सेल्स फॉर्म होने वाले, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब ये याद रखिए, अभी बोल चुके हैं कि जब भी ये एम फेज होगी तो इसके अंदर 2 फेजेस रहेंगे, एक रहेगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। शादी में खाना खाने गए तो वहां पे गुलाब जामुन देखो, जब हम प्लेट में लेते हैं साथ में वो उसका वो चाशनी भी आता है। गुलाब जामुन न्यूक्लियस, चाशनी हो गई साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म आएगा, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू पूरा सेल आ गया उसमें। द इंटरफेस थॉट कॉल्ड एज रेस्टिंग पीरियड। ये देखिए, जो इंटरफेस है इसको हम रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, प्रिपेटरी फेज बोल सकते हैं, और इंटरफेस समझ में आ रहा है, इंटर मतलब इन बिटवीन 2 एंड फेज means stage, the time during which the cell preparing for cell division by undergoing both cell growth
एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों हो रहा है, सेल ग्रोथ भी हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है। तो ये डिटेल में हम देख ही रहे नीचे, इन एन ऑर्डरली मैनर, कंट्रोल्ड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो ये होगा। तो इंटरफेस के अंदर 3 फेजेस आने वाले, G1, S और G2, और वन बाय वन इन फेजेस में क्या होता है ये देखना है हमको। G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, क्योंकि अभी ये जो सेल साइकिल देख रहे हैं यहां से समझ में आता है, देखो जहां पर हम G1 की बात कर रहे हैं, ये जो G1 फेज ये किसके बाद आ रही है, ये M फेज के बाद में आ रहा है और S फेज के पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको पोस्ट माइटोटिक और प्री एस फेज बोल सकते हैं, मतलब माइटोसिस के बाद हो रहा है इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक या G1 का मतलब ज्ञापन फेज बोल सकते हैं हम इसको। तो ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये याद रखिए, सेल बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है क्योंकि इस फेज में सेल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट द डीएनए, मतलब देखिए सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, पर रेप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वो होता है एस फेज में, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, एंड मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि एस फेज के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अब यहां पर ये याद रखना है, आगे लिखकर भी दिया है कि डीएनए सिर्फ डबल होता है, मतलब डीएनए की क्वांटिटी अगर 2C है, ये जो फेज देख रहे हैं हम G1, S और G2, अगर S फेज के अंदर डीएनए की क्वांटिटी 2C है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4C। किसकी बोल रहा हूं मैं, डीएनए के बारे में बात कर रहा हूं, पर क्रोमोसोम अगर यहां पर अगर देखें तो क्रोमोसोम जो 2C है वो 2C रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हम M फेज की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम की क्वांटिटी अगर 2C रहेगी तो वो S फेज के बाद 2C रहेगी, बट S फेज के बाद जो G1 में डीएनए था वो G2 तक आएगा बाय S फेज, तो वहां पे डीएनए की क्वांटिटी जो 2C थी वो क्या हो गया 4C, ये याद रखना। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C then it is increased 4C, however तथापि there is no increase in the chromosome, that is if the cells had diploid or 2n chromosome at G1 even after the S phase the chromosome number remains same, मतलब इसकी प्लॉइडी लेवल सेम ही रहेगी, ठीक है। In animal cell during S phase DNA replication begin in the nucleus and centriole duplicate in the cytoplasm, ये याद होना चाहिए। क्या बोला वहां पर कि ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है हमको और ये है सेल, सेल में ये हो गया न्यूक्लियस और इधर का हो गया साइटोप्लाज्म। तो जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि जब न्यूक्लियस के अंदर इस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है मतलब डुप्लीकेशन, इधर से एक स्टैंड इधर से एक स्टैंड, मतलब एक डीएनए के जब 2 कॉपी तैयार हो रहे हैं, ये एक डीएनए के जब 2 कॉपी तैयार हो रहे हैं, मतलब कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है कहां पर, न्यूक्लियस में, उस समय इधर क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहां पर, साइटोप्लाज्म में। तो क्या बोलेंगे, when there is a replication of DNA in the nucleus at the same time there will be the duplication of centriole takes place in the cytoplasm। तो ये याद रखिए, क्या बोला मैंने, रिकॉल करते जाइए। Then during the G2 phase, अब G2 फेज के बारे में बात किया कि प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो G2 के अंदर प्रोटीन्स तैयार होने वाले इंपॉर्टेंट, और G1 के अंदर अगर देखें तो एक्चुअल में तीनों टाइप के आरएनए तैयार होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है G1 में। जीवन का मतलब ही वहां से ही जीवन चालू होता है, देखो जो सेल है, सेल के अंदर पहला, सेल साइकिल के अंदर पहले आ गया जीवन, जीवन से हमारा जीवन चालू है। यहाँ पर कुछ दिया, ये पढ़ लेंगे। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल सेल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, डू ऑल द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड एट द सेम टाइम, डू यू थिंक द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल, कैन यू टेल द नेम, अब वन बाय वन क्वेश्चन देख लेंगे। हाउ प्लांट्स एंड एनिमल कैन कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स। अब देखो प्लांट और एनिमल, अब इन सब के अंदर डिवीजन होता है, इसलिए तो एक सेल से क्या होगा, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, इसके वजह से वो सर्वाइव है। मतलब ही क्या होता है,
जैसे हमारी डेथ हो गई और हमारे चाइल्ड आए, इसका मतलब ही क्या हो गया, हमारे जीन्स उनके अंदर गए, मतलब हम सर्वाइव हो रहे हैं, सिर्फ हमारा बॉडी का पार्ट डेड हुआ जो रहेगा, मतलब जिसको बर्न किया जाएगा, वॉट एवर जलाया जाएगा। बट जब हमारा चाइल्ड आता मतलब ही हम क्या हो गए, रेस कंटिन्यू हुई, हमारे जीन्स के मतलब ही हम लिविंग है। और प्लांट के अंदर क्या हो रहा, प्लांट और एनिमल में जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब ही दे आर लिविंग, वैसा हो रहा है। डू ऑल द सेल्स इन द प्लांट डिवाइड एट ऑल द टाइम, नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है पर ग्रोथ उनकी रेगुलरली होगी। और डू ऑल सेल्स इन द प्लांट डिवाइड एट ऑल टाइम, पर कहाँ पर डिवीजन होता है, कहीं का पर बहुत स्लो होता है। जैसे हम देखते हैं कि नर्व सेल में देखेंगे, वहां पे सेंट्रियोल नहीं तो वहां पर डुप्लीकेशन नहीं होगा। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल्स दैट डिवाइड देयर लाइफ इन अ हायर प्लांट्स? नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल्स दैट डिवाइड देयर लाइफ, ऑल देयर लाइफ। अब कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमको पता है ऑल टाइम ग्रो होते रहता है। एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, हमारा एनिमल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड, और प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसी रहती है, ओपन एंडेड और इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ रहती है। प्लांट के अंदर क्या होता है कि एज लॉन्ग एज प्लांट सर्वाइव होते हैं तब तक उनकी ग्रोथ होते रहती है। उसके बाद देखिए, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जिबिट का मीनिंग होता है शो। एग्जाम्पल हार्ट सेल, मतलब देखिए हार्ट सेल के अंदर जो एडल्ट सेल बोला यहाँ पर ये याद रखिए, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन, क्योंकि उनके अंदर डिवीजन नहीं होगा। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ऑकेशनली एज नीड टू रिप्लेस। क्या होता रहता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एवरीडे बहुत सारे सेल जाते हैं, मैंने आपको बोला भी था जैसे कि हमारे बॉडी में लगभग अगर देखा जाए तो 5 × 10⁹ सेल्स एवरी डे रिप्लेस होते हैं, और उतने टाइप के सेल्स क्या होते हैं, न्यूली फॉर्म होता है, तो मतलब रीजनरेशन हमारे अंदर चालू होता है एक टाइप का। हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और डेथ ऑफ सेल, तो इसकी वजह से जो सेल लॉस होते हैं वही सेल क्या होते हैं, वापस प्रोड्यूस होते हैं, पर उसके लिए न्यूट्रिएंट लगेगा, एंड ये सेल साइकिल। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एक्सिट द जीवन फेज। अब यहां पर क्या बोला है कि जो सेल्स डिवाइड होना बंद करेंगे, जीवन के बाद क्या होता है, जीवन के पहले हमको पता है कि एक सेल से क्या हो गया था, ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए थे, और जब ये डॉटर सेल्स जीवन फेज में आ रहे थे इनके पास ऑप्शन है, एक तो डिफ्रेंशिएट हो जाए और G0 फेज में जाए, या तो डिवीजन कंटिन्यू करना है तो जीवन फेज में आए। इधर क्या होगा, डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है सेल का, कंटिन्यू, और G0 में क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इसलिए G0 स्टेज को क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज, जहां पे सेल अपना ग्रोथ करना स्टॉप कर लेंगे और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। जैसे किसी स्टूडेंट को सपोज 12th के पास नहीं पढ़ना है, तो सपोज वो गया G0 स्टेज में, और अगर उसको कंटिन्यू पढ़ाई करने की है तो सपोज वो आ गया G1 फेज में, तो वैसे। पर यहां पर अगर अबनॉर्मलिटी आई तो कैंसर हो सकता है। टू एंटर इनटू द इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज को ही क्या बोले वाला है यहाँ पर, क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब वो लिविंग है, वर्क कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट उनका डिवीजन नहीं होगा, मीन्स नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू। अगर वो जो क्या बोला मैंने कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, जैसे कि इसमें डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद G1 फेज बोल रहा है और G0 फेज बोल रहा है, तो G0 फेज में सेल क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है अगर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज सेल। अब ये डिवीजन नहीं कर रहा है, बट सपोज इसको जरूरत पड़ी कि डिवीजन करना है और वापस अगर डिवीजन कर रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं हम, डी डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि पहले ये डिफ्रेंशिएट हो गया था, अब यही डिफ्रेंशिएटेड सेल ने वापस कैपेसिटी रीगेन की डिवाइड करने की, तब इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे, और वापस डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। आपको आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आगे। देन इन एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ये याद रखिए कि जहां पर डिप्लॉयड सेल्स देख रहे हैं हम, वहां पर क्या होता है, माइटोसिस, और मियोसिस होगा डिप्लॉयड में भी, और मियोसिस होगा डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड में कन्वर्ट करने के लिए। माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल में होता है एक्चुअल में।
मोस्टली ये बॉडी सेल में होगा, बॉडी सेल्स मोस्टली डिप्लॉयड होता है। मतलब बोलने का मीनिंग ये है कि जब माइटोसिस होता है तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल है उसी से क्या होते हैं, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे जिनके अंदर प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। और अगर हैप्लॉइड सेल में हुआ तो क्या करता है, ये सेम काइंड के हैप्लॉइड सेल तैयार करता है, तो ये याद रखिए। द प्लांट सेल्स शो द माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, ये बोल चुका मैं अभी। एंड फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, ये हो चुका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब द ऑकरेंस ऑफ टू स्टेजेस अल्टरनेटली वन आफ्टर द अनदर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। जैसे हमारे लाइफ में भी होगा एक अनमैरिड और मैरिड लाइफ। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन द हैप्लॉइड सेल, तो ये भी देखना है। यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, यू हैव स्टडीड द माइटोसिस इन द ओनियन रूट टिप सेल्स, क्योंकि जो सोमैटिक सेल होता है उनके अंदर क्या होता है, माइटोसिस। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल्स हैव इन द जीवन फेज, जीवन फेज के अंदर कितने होंगे, आफ्टर एस फेज कितना होगा, एम फेज कितना होगा, एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर, एक एक देख लेंगे। क्या बोला कि जो ओनियन का रूट है उसके अंदर कितने सेल्स है, क्रोमोसोम कितने, 16, ठीक है। तो जीवन में कितने रहेंगे, एस में कितने रहेंगे और जी2 में कितने रहेंगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव इन द जीवन फेज एस जी2 आफ्टर एम फेज। एम फेज के अंदर क्या बोल रहे हम कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है पर सेल्स क्या हो जाएंगे, सेल्स की क्वांटिटी मतलब बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक पैरेंट सेल के बाद में क्या हुआ, डॉटर सेल। अभी बोल चुका हूं मैं ये ओनियन के रूट के अंदर क्या हो गया कि ये 2n इक्वल टू 16 है, ठीक है। अब इसका माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे जिनके अंदर भी क्या रहेगा, 16 क्रोमोसोम, क्योंकि इनके अंदर 2n इक्वल टू 16 था, डिप्लॉयड सेल्स है। तो इनके क्रोमोसोम G1, S और G2 पर कितने रहेंगे, तो ये सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं आएगा, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, तो ये होगा, ठीक है। और क्या पूछे, डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 आफ्टर S, क्योंकि S के बाद ही डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, ये भी देख चुके थे हम, क्योंकि रेप्लिकेशन होगा। एंड इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C, अगर ये देख चुके हम यानी कि समझ में आ जाता है आपको कि एस सेल के अंदर, एस फेज के अंदर ही क्या होता है, रेप्लिकेशन, मतलब अगर डीएनए की क्वांटिटी 2C है तो 4C होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देख लेंगे आगे का एम फेज। तो यहाँ तक कितना याद रखना है,